हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तेजस स्टडी पॉइंट पर। आज हम ज्योग्राफी के नए लेक्चर की शुरुआत करेंगे। आज हम प्रायद्वीपीय भारत के पठार का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने प्रायद्वीपीय भारत के पठार के अंदर जितनी पर्वत श्रेणियां हैं उन सभी का अध्ययन किया है। आज हम पठारों के बारे में पढ़ेंगे। बिना देरी किए शुरू करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का पठार पार्ट सेकेंड। प्रायद्वीपीय भारत के पठार का विभाजन हम लोगों ने ये सब कुछ देख लिया था। ये सारी की सारी जो पर्वत श्रेणियां हैं, अरावली पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा, राजमहल की पहाड़ियाँ, दक्षिण भारत की जो पर्वत श्रेणियां हैं, पश्चिम घाट, पूर्व घाट, सबके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। आज हम जो है हम पठारों के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से पठार पढ़ेंगे? मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य का पठार, मेघालय का पठार, दक्कन, तेलंगाना और कर्नाटक का पठार। पठारों से इतने ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते, लेकिन जो जो क्वेश्चन बनते हैं, जिन जिन फैक्ट से क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे फैक्ट मैंने यहाँ पे ऐड करने की कोशिश की है। शुरू करते हैं। पहले हम एक बार थोड़ा सा इसको मैप में देख लेते हैं कहाँ पे कौन सा पठार है। वो जो दक्षिण के अंदर है, पूर्वी घाट और पश्चिम घाट। पूर्वी घाट, पश्चिम घाट और नीचे आपको पता है कार्डमम की पहाड़ी, और ऊपर जो है वो सतपुड़ा। इन पर्वत श्रेणियों के बीच में एक बड़े से विस्तृत जो है पठार का विस्तार है, जिसका नाम है दक्कन का पठार। उधर की बात, मध्य प्रदेश में बात की जाए तो बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, मालवा का पठार, ये सारे मध्य प्रदेश के अंदर है। छत्तीसगढ़ के अंदर जो है दंडकारण्य का पठार, या उसको बस्तर का पठार भी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ के अंदर है। और उसके बाद छोटा नागपुर का पठार, जिसका जो है मुख्यतः विस्तार झारखंड के अंदर है। छोटा नागपुर पठार के अंदर ही हम लोग पढ़ेंगे कि छोटा नागपुर पठार का जो है पूरी विस्तार को राजमहल की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं, और उसका वापस पूरी विस्तार पढ़ते हैं तो मेघालय का पठार या शिलोंग के पठार के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे हम लोग। सही है ना सर? ठीक। छोटा नागपुर का पठार। छोटे नागपुर पठार के बारे में, इसका मुख्य विस्तार जो है वो झारखंड राज्य के अंदर है। इस पठार के उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ी है। दामोदर नदी रांची के पठार को हजारीबाग पठार से अलग करती है। दामोदर नदी के बेसिन से कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अब क्या क्या पॉइंट मैंने बोले वो सारे मैं एक बार बता देता हूँ। कि जो छोटा नागपुर पठार है, इसका मुख्यतः विस्तार जो है वो झारखंड राज्य के अंदर है। ये भी पूछा जाए कि ज्यादातर जो है छोटा नागपुर पठार का विस्तार जो है किस राज्य में? झारखंड राज्य में है। और छोटा नागपुर पठार जो झारखंड में है, उसका जो उत्तर पूर्वी भाग है, नॉर्थ ईस्ट जो भाग है, इसको राजमहल की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। उत्तर पूर्वी भाग को राजमहल की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, और राजमहल की पहाड़ियों के बीच में जो है एक मैदानी क्षेत्र आता है, जिसको अपन अभी आगे जो है स्लाइड में डिस्कस करेंगे, जिसको मालदा गारो गैप के नाम से जाना जाता है। और इस मैदानी क्षेत्र के बाद जो है इन राजमहल पहाड़ियों का जो है थोड़ा सा जो बचा हुआ भाग है वो यहाँ दिखता है, जिसका नाम है मेघालय का पठार। मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार भी बोला जाता है। अब देखते हैं, छोटा नागपुर पठार से एक नदी का उद्गम होता है, जिसका नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर पठार को दो भागों में काट देती है। एक उत्तरी हिस्सा होता है, एक दक्षिणी हिस्सा। उत्तरी भाग को जो है वो रांची का पठार कहते हैं, और दक्षिणी भाग को जो हजारीबाग पठार के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रांची का पठार और हजारीबाग पठार को दोनों को पृथक कौन सी नदी करती है? दामोदर नदी करती है। या दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के दो पृथक करती है, तो कौन कौन से भाग में? एक रांची का पठार और एक हजारीबाग का पठार। और दामोदर नदी का बेसिन है वो जो कोयले के लिए जो है समृद्ध है, कोयले भंडार की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र है, ये भी याद रखेंगे। आगे देखेंगे दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार का विस्तार जो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्य तक है। बहुत कम बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किस राज्य में दंडकारण्य पठार का विस्तार नहीं है, लेकिन थोड़ा अपन मैप में ये याद रखें इस प्रकार से कि कहाँ कहाँ हो सकता है। तो एक मैप एक बार देखने से अपने को याद हो जाएगा कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन राज्यों में जो है राज्यों में जो है वो दंडकारण्य पठार का विस्तार है। ठीक है। ये अत्यंत ही उबड़ खाबड़ है एवं अनुपजाऊ क्षेत्र है, लेकिन खनिज संसाधनों के भंडार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कृषि के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उबड़ खाबड़ जमीन है, और खनिजों के लिए जो है खनिज संसाधनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है।
गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती का उद्गम भी इसी क्षेत्र से होता है। इंद्रावती नदी जो है वो किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी नदी की। अपवाह क्षेत्र में जब प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का जो अपवाह क्षेत्र पढ़ेंगे तब हम जो है गोदावरी नदी के बारे में डिस्कस करेंगे, तब इंद्रावती नदी के बारे में और पढ़ेंगे। अभी ये बात देख लेते हैं कि गोदावरी नदी की जो सहायक नदी इंद्रावती है उसका उद्गम भी जो है कौन से पठार से होती है? दंडकारण्य के पठार से होता है। और भारत में टिन धातु दंडकारण्य के पठार में स्थित बस्तर क्षेत्र में पाई जाती है। टिन जो है वो ज्यादातर कहाँ पाई जाती है? वो बस्तर क्षेत्र में। और बस्तर क्षेत्र किसको कहा जाता है? दंडकारण्य पठार का ही भाग है। और कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ के अंदर। ये भी ध्यान रखेंगे कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो है दंडकारण्य पठार को जो है किस नाम से जाना जाता है? छत्तीसगढ़ के अंदर इसको बस्तर के नाम से जाना जाता है। मेघालय का पठार, मेघालय का पठार या इसको जो है वो शिलोंग का पठार भी कहा जाता है। मेघालय का पठार या शिलोंग पठार, ये जो अब थोड़ा मैं वापस बता देता हूँ हम लोगों ने क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है छोटा नागपुर का पठार। इसका जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है इसको राजमहल की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। और इसके बीच में जो मैदानी भाग आता है जिसको राजमहल गारो गैप या मालदा गैप के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद इन राजमहल की पहाड़ियों का जो पूर्वी विस्तार है जो मेघालय के अंदर है उस पूर्वी विस्तार को जो है शिलोंग पठार या मेघालय के पठार के नाम से जाना जाता है। यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ। उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार छोटा नागपुर पठार का ही पूर्वी विस्तार है जो राजमहल गारो गैप अथवा मालदा गैप के द्वारा अलग हुआ है। ये कोई अलग से पृथक पठार नहीं है शिलोंग पठार। ये छोटा नागपुर पठार या राजमहल की पहाड़ियों का ही पूर्वी विस्तार है जो किससे अलग होता है? मालदा गारो गैप से अलग होता है। इस पठार में पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से गारो, खासी और जयंतिया तीनों पहाड़ियों को अपने नाम याद रखना है तथा मिकिर की पहाड़ियां स्थित है। मिकिर जो है वो तो असम के अंदर है। मिकिर की पहाड़ियों का विस्तार जो है वो असम के अंदर ही, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीनों का क्रम जो है पश्चिम से पूर्व तक अच्छे से याद करना है। सबसे पश्चिम जो है पहाड़ी कौन सी है? गारो पहाड़ी। फिर जो है खासी पहाड़ी। फिर कौन सी है? जयंतिया पहाड़ी। और गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों के जो नाम है वहाँ मेघालय में निवास करने वाली जनजातियों के नाम पर रखे गए हैं। ये पूछा जाए कि सबसे पश्चिम पहाड़ी कौन सी है? गारो, उसके बाद में खासी और उसके बाद में जयंतिया। तो फिर भी अपन ये भी देखते हैं कि जो बीच में गैप आता है इसको राजमहल गारो गैप कहा जाता है, क्योंकि जो इधर जो है ये राजमहल की पहाड़ी आती है। पश्चिम की साइड राजमहल की पहाड़ियां और पूर्व की साइड जो है गारो पहाड़ी। इनके बीच में जो गैप है मैदानी भाग है इसको क्या बोला जाता है? राजमहल गारो गैप के नाम से जाना जाता है। गारो, खासी और जयंतिया इस पठार में निवास करने वाली जो है प्रमुख जनजातियां हैं और जनजातियों के नाम पर ही इन पहाड़ियों के नाम है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र मासिंद्रा में चेरापूंजी खासी पहाड़ी पर स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताया भी था मैंने आपको पहले वाले वीडियोज में, नहीं पढ़ाया तो आप इस वीडियो में देखें कि खासी पहाड़ी पर जो है दो महत्वपूर्ण स्थान है। कौन कौन से? चेरापूंजी और मासिंद्राम। मासिंद्राम जो है विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है और मेघालय के अंदर है। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है कि मासिंद्राम किस राज्य में स्थित है? मेघालय के अंदर। और मासिंद्राम किस पहाड़ी पर स्थित है? तो जो मेघालय पठार के अंदर तीन पहाड़ियां गारो, खासी और जयंतिया, इसकी जो बीच की पहाड़ी खासी है यहीं पर जो है मासिंद्राम और चेरापूंजी दोनों स्थित है। औसत से अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पर जो है लेटेराइट वर्ष मिट्टी तथा सदाबहार वनों का विकास हुआ है। सदाबहार वन, वन जो है हम पढ़ेंगे पतझड़ वन, सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय वनों के बारे में पढ़ेंगे, शीतोष्ण वन। ठीक है। तब ये देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्षा होती है तो यहाँ पर जो मिट्टी है वो लेटेराइट मिट्टी है। और यहाँ पर जो वर्ष वन पाए जाते हैं वो कौन से हैं? सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जिनको बोलते हैं। यहाँ देखते हैं मालदा गैप या राजमहल गारो गैप। इसके द्वारा छोटा नागपुर का राजमहल पर्वत मेघालय के गारो पर्वत से अलग होता है, इसलिए इसे राजमहल गारो गैप कहते हैं। जबकि पश्चिम बंगाल में इसे मालदा गैप के नाम से जाना जाता है। मालदा गैप या राजमहल गारो गैप क्या है? तो अभी अपन ने पढ़ा था कि इधर जो है राजमहल की पहाड़ियां हैं, पश्चिम में राजमहल की पहाड़ियां हैं, पूर्व में गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां हैं। और बीच में जो मैदानी भाग है जो बांग्लादेश का भाग है, बांग्लादेश का जो मैदानी भाग है इसको क्या कहा जाता है? मालदा गैप कहा जाता है पश्चिम बंगाल में। और इधर राजमहल की पहाड़ियां और गारो की पहाड़ियों के बीच में होने के कारण इसको राजमहल गारो गैप भी कहा जाता है। आगे देखते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों का मालदा राजमहल गैप में निक्षेपण से डेल्टाई मैदान का निर्माण हुआ है। यहाँ पे जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र लगातार अपने अवसादों को लेके आती है।
लंबी दूरी तय करके आती है दोनों नदियां, तो यहाँ पे इन नदियों की जो है गति भी धीमे हो जाती है। तो यहाँ पे एक डेल्टाई मैदान का निर्माण होता है, दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है। और इस डेल्टाई मैदान में दलदली मृदा के कारण जो है मैग्रोव वनस्पति का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर जो कौन सी वनस्पति पाई जाती है? मैग्रोव वनस्पति पाई जाती है। आगे देखते हैं दक्कन का पठार। दक्कन का मतलब होता है दक्षिण। दक्कन का मतलब होता है दक्षिण का पठार। और दक्षिण का पठार जो है वो बहुत ही विस्तृत पठार, ये भारत का सबसे विस्तृत पठार है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल की बात की जाए तो यहाँ लिखा हुआ 5 लाख वर्ग किलोमीटर के लगभग क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। यहाँ पे फैला हुआ देख लो, उत्तर में जो है इसको दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। और नीचे जो कर्नाटक के अंदर जो है इसको कर्नाटक का पठार कहते हैं। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर जो है इसको तेलंगाना या आंध्रा का पठार कहा जाता है। देखते हैं पॉइंट्स। दक्कन का पठार दक्षिणी भारत का सबसे विशाल पठार है। दक्षिणी भारत का या पूरे भारत का ही सबसे विशाल पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। दक्कन का पठार दक्षिण में एक त्रिकोण भूभाग है। त्रिकोण मतलब 3 कोण वाला, ठीक है। इसका कुल क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये उत्तर से पश्चिम में सतपुड़ा और विंध्यन पर्वत, और उत्तर में महादेव और मेकाल पर्वत, पश्चिम में पश्चिम घाट, और पूर्व में पूर्वी घाट से घिरा हुआ है। ये जो मैंने शुरुआत में बता दिया था कि ये जो दक्कन का पठार है इसके जो है उत्तर में कौन है? उत्तर के अंदर इधर के जो उत्तर पूर्व की बात की जाए तो मेकाल और महादेव पर्वत है जो सतपुड़ा का हिस्सा है, ठीक है। और उत्तर की बात की जाए, उत्तर जो है सतपुड़ा पहाड़ी और विंध्यन पर्वत है। पश्चिम में जो है वो पश्चिम घाट है, और पूर्व में पूर्वी घाट पर्वत है। ये जो है इसकी सीमा निर्धारित करते हैं। डेक्कन की औसत ऊंचाई, दक्कन का पठार जो इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर या फिर 200 फीट है। विशाल पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला दक्षिणी पश्चिम में मानसून की नमी को दक्कन के पठार तक पहुंचने से रोकती है, जिसके परिणाम स्वरूप इस पर कम वर्षा होती है। ये भी बात बताते हैं। ये जो दक्कन प्लेट्यू है, दक्कन का पठार है, इसके पश्चिम की साइड कौन है? वो पश्चिम घाट पर्वत है। और पश्चिम घाट पर्वत की जो है ऊंचाई ज्यादा है। और ऊंचाई ज्यादा होने के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून से जितनी भी हवाएं आती है, हवाओं में नमी होने के कारण हवाएं जो है ज्यादा ऊंचाई पर नहीं होती। तो हवाएं जो है ये पश्चिम घाट पर्वत से टकराकर यहाँ वर्षा अपना कर देती हैं, और यहाँ पे बारिश ज्यादा हो जाती है, और उसके बाद हवाएं जो है हल्की होके ऊपर चली जाती है। इसी कारण ये पीछे का जो पार्ट है यहाँ पे ज्यादा वर्षा नहीं हो पाती है। इसका मेन कारण क्या है? आगे जो है पश्चिम घाट पर्वत आने की वजह से इसमें वर्षा जो है सारी पश्चिम घाट पर्वत में हो जाती है, और हवा हल्की हल्की होने और नमी की मात्रा कम होने से ऊपर उठ जाती है और आगे चली जाती है। यही कारण है कि दक्कन के पठार पर वर्षा कम होती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र है। इसमें कौन कौन से क्षेत्र देखे जाते हैं? अभी मैंने आपको मैप से दिखा दिया, वापस यहाँ पे देख। दक्कन ट्रैप, कर्नाटक का पठार और आंध्र प्रदेश का पठार या आंध्रा का पठार। आगे देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार के काली मिट्टी के क्षेत्र को डेक्कन ट्रैप के रूप में जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी लावा से होने के कारण यहाँ काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। जो दक्कन ट्रैप है, दक्कन पठार का जो दक्कन ट्रैप हिस्सा है, इसका निर्माण जो है जब यूरेशियन प्लेट अफ्रीकन ये इंडियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से जब अलग होती है, तो ज्वालामुखी उद्गार से जो है इस दक्कन ट्रैप का निर्माण होता है। और ज्वालामुखी के निर्माण के कारण ही यहाँ पर जो है काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में पश्चिम घाट पर्वत से संलग्न पर्वतीय क्षेत्र को, पठारी क्षेत्र को मलनाड कहते हैं। और यहाँ आपने देखा होगा कि जो कर्नाटक का पठार है वो पश्चिम घाट पर्वत से संलग्न है, दोनों अलग नहीं है। और कर्नाटक के अंदर पश्चिम घाट पर्वत और दक्कन के पठार या कर्नाटक के पठार को संलग्न रूप में क्या बोला जाता है? मलनाड बोला जाता है। क्षेत्र को मलनाड कहा जाता है। और बाबा बुदन यहाँ की सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है, तथा मुलयनगिरी या मुलनगिरी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। यह पूछा जाता है कि कर्नाटक के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मुलनगिरी या मुलयनगिरी किसका हिस्सा है? वो बाबा बुदन की पहाड़ियों का हिस्सा है। और ये क्वेश्चन और भी बन सकता है कि कर्नाटक के पठार और पश्चिम घाट पर्वत को संलग्न रूप से क्या कहा जाता है? मलनाड कहा जाता है। यहाँ लो अयस्क का सर्वाधिक भंडार है, जिसके कारण बाबा बुदन पर्वतीय क्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण। बाबा बुदन क्षेत्र जो है वो किसके लिए ज्यादा फेमस है? यहाँ लो अयस्क की मात्रा के कारण फेमस है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में दक्कन के पठार को जो है रायलसीमा के पठार के नाम से जाना जाता है। इतना ही इंपॉर्टेंट।
आंध्र प्रदेश में जो दक्कन के पठार का विस्तार है, इसका जो उपनाम या दूसरा नाम क्या है? रायलसीमा का पठार। आगे बढ़ेंगे हम लोग। मालवा का पठार। अब मालवा का पठार और बुंदेलखंड के पठार को पढ़ देते हैं। मध्य प्रदेश में मालवा के पठार का एक तो अपने को पता विस्तार जो है मध्य प्रदेश में ही है। बुंदेलखंड, बघेलखंड और मालवा तीनों पठार का जो है मैक्सिमम विस्तार जो है कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर है। मध्य प्रदेश में बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना को जो है वो मालवा का पठार कहा जाता है। तो मालवा का पठार जो किस चट्टानों से निर्माण हुआ? बेसाल्ट। बेसाल्ट चट्टान मतलब एक तरीके से ये बोल सकता है कि इसका निर्माण जो है वो ज्वालामुखी उद्गार से ही हुआ है। राजस्थान में इसे दक्षिण पूर्वी का पठार और या आड़ोती के पठार के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में किस पठार को आड़ोती के पठार के नाम से जाना जाता है? मालवा के पठार को। और दूसरा नाम क्या है इसका? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व के कारण और दक्षिण पूर्व में स्थित होने के कारण इसको जो है दक्षिण पूर्वी पठार भी कहा जाता है। बुंदेलखंड के पठार को देखते हैं। बुंदेलखंड मध्य भारत में स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कुछ हिस्से में है और बुंदेलखंड मालवा के पठार के उत्तर पूर्व की दिशा में है। बस इनकी लोकेशन महत्वपूर्ण है कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। बाकी इनसे कोई ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, उसके बाद में अपन ने जो है दक्कन का पठार पढ़ लिया, दंडगारे का पठार, बस्तर का पठार और शिलोंग मेघालय का पठार। ये सारे पठार आज अध्ययन कर लिए। और इससे पहले वाले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो हमने सारी की सारी पर्वत श्रृंखलाएं जितनी भी है दक्षिण भारत की वो हमने देखी है। ठीक है, अब जो है हम क्वेश्चन आंसर्स पे आ गए हैं। सारा का सारा आपने वीडियो देख लिया तो इन क्वेश्चंस को आप जो अटेंड करें। निम्नलिखित में से कौन सी नदी छोटे नागपुर पठार को दो भागों में काटती? अभी अपन लोगों ने पढ़ा था कि एक नदी ऐसी है जो छोटा नागपुर पठार को दो हिस्सों में बांट देती है, एक तो उत्तरी हिस्सा और एक दक्षिणी हिस्सा। उत्तरी हिस्सा जो है वो रांची का पठार है और दक्षिण हिस्सा जो है वो हजारीबाग का पठार है। तो ये कौन सी नदी है जो रांची का पठार और हजारीबाग पठार को अलग करती है? वो कौन सी है? दामोदर नदी इसका आंसर हो जाएगा। बस्तर का पठार निम्न में से किस पठार का भाग है? बस्तर का पठार हमने देखा था कि दंडकार्य पठार का ही भाग है। आंसर हो जाएगा इसका सी आंसर हो जाएगा। दंडकार्य पठार को ही छत्तीसगढ़ के दक्षिण में जो है बस्तर का पठार कहा जाता है। आगे देखेंगे। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां निम्न में से किस राज्य में स्थित है? गारो, खासी और जयंतियों को अपने 2 से 3 बार हम लोगों ने देख लिया है। क्वेश्चन जो है पीछे वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि जब आएंगे तब और बताएंगे। आज हमने डिटेल में देख लिया कि मेघालय के पठार का जो है उत्तर पूर्वी हिस्से को जो है राजमहल की पहाड़ियां और इसका वापस उत्तर पूर्वी या पूर्वी विस्तार को जो है गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे है? मेघालय राज्य में स्थित है। आगे देखेंगे मेघालय का पठार निम्न में से किस पठार का पूर्वी विस्तार है? तो मेघालय का पठार जो है वो छोटा नागपुर पठार का ही पूर्वी विस्तार है। इसका आंसर हो जाएगा ए, छोटा नागपुर पठार। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो जो क्वेश्चन आपके जो है पहले एग्जाम्स में पूछे गए या एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन मैंने अटेंड यहाँ पे दे रखे हैं। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा? ये भी इंपॉर्टेंट है कि है कौन सा? मासिनराम। कहाँ पे है? मेघालय के अंदर। निम्न में से किस पहाड़ी पर स्थित है? तो वो जो है खासी पहाड़ी पर स्थित है। चेरापूंजी और मेघालय दोनों ही खासी पहाड़ी पर स्थित है। आगे देखते हैं। निम्न में से किस प्रकार के का निर्माण ज्वालामुखी लावा से हुआ है? किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी निर्माण से हुआ है? तो आप दोनों को याद रख सकते हो, एक तो दक्कन ट्रैप और दूसरा मालवा का पठार। यहाँ पे जो है दक्कन ट्रैप आंसर दे रखा है तो इसका आंसर कर देंगे दक्कन ट्रैप का। अगला है किस पठार को राजस्थान में हड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान में किस पठार का विस्तार है? तो राजस्थान के अंदर मालवा पठार का विस्तार है, जिसको दक्षिण पूर्वी पठार या फिर हड़ौती का पठार भी कहा जाता है। आंसर हो जाएगा मालवा का पठार। आगे देखते हैं भारत का सर्वाधिक विस्तृत पठार कौन सा है? सबसे विस्तृत पठार भारत का कौन सा है? तो सबसे विस्तृत पठार हमने देखा था भारत का दक्कन का पठार जो है सबसे विस्तृत पठार है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर जो इसका एरिया है। आगे है दक्कन के पठार को रायलसीमा के पठार के नाम से किस राज्य में जाना जाता है? तो एक तो दक्कन के पठार में अपन तीन चीजें पढ़ते हैं। एक तो दक्कन ट्रैप, दूसरा पढ़ते हैं हम कर्नाटक का पठार और तीसरा पढ़ते हैं हम आंध्रा का पठार। और आंध्रा में ही आंध्रा के पठार को या आंध्र प्रदेश में ही जो इसको क्या कहा जाता है? आंध्र प्रदेश में इसको रायलसीमा का पठार कहा जाता है।
यहाँ पे अपनी क्लास को जो है हम कंप्लीट करेंगे। पीछे की वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो देखें। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।